जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यादव एक मार्शल कौम है, प्राचीन क्षत्रिय जातियों में से एक। लेकिन हमारे समाज में कई ऐसे यादव विरोधी हैं जो यादवों को शूद्र बताने का काम करते हैं, यादवों के गौरवशाली इतिहास को अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन चाहे पौराणिक काल हो, आधुनिक काल हो या वर्तमान समय हो, यादवों ने हमेशा ही अपने शत्रुत्व का प्रदर्शन करने का काम किया है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। यादवों के पौराणिक इतिहास के बारे में तो मैंने कई वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी दी है, आप सभी लोगों को पहले से ही पता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मुगल काल में यादवों के सैन्य इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है और वीडियो पसंद आए तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करने का काम जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हमारे देश के ऊपर मुगल शासक अकबर का शासन हुआ करता था। अकबर के शासन काल में हमारा देश कुल 12 सूबों में बटा हुआ था। सूबा वर्तमान समय में आप समझ सकते हैं कि राज्यों में बटा हुआ था। सूबे के अंतर्गत सरकार हुआ करती थी। आज के समय में यदि आप समझना चाहें तो उसे जिले के रूप में समझ सकते हैं। और सरकारों के अंतर्गत परगना हुआ करते थे। आज के समय में आप उसे तहसील समझ सकते हैं। परगना के बाद गांव आता था। दोस्तों, ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अकबर के 9 रत्नों में से अबुल फजल नाम के एक रत्न थे जिन्होंने अकबर नामा नाम की एक किताब लिखी थी। अकबर नामा किताब के तीसरे भाग आईने अकबर में, जिसके तीसरे पाठ में अबुल फजल ने किस परगना के अंदर किस जाति के कितने सैनिक हुआ करते थे, कितने घुड़सवार हुआ करते थे, इसकी विस्तृत रूप से जानकारी दी है। और उन्होंने इसमें अहीरों का भी जो सैन्य इतिहास है उसको बड़े ही विस्तृत पूर्वक वर्णन किया है। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये आईने अकबरी किताब का स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा होगा। इसके भाग 3 में ही अबुल फजल ने सभी जातियों के सैन्य इतिहास का वर्णन किया है। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुजरात सूबा आता है। स्क्रीन के ऊपर आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अबुल फजल अपनी किताब में लिखते हैं, 7वें जिले में बाघेला है। इसमें 200 घोड़े और 200 पैदल सैनिक हैं। इस क्षेत्र में अनेक काठी हैं, वे अहिर जाति के हैं और अश्व पालन में निपुण हैं। 6000 अश्वारोही और 6000 पैदल सैनिक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे अरबी मूल के हैं। वे चालाक किंतु मेहमान नवाजी में कुशल हैं। वे प्रत्येक जाति के लोगों का भोजन करते हैं और सुंदर जाति के हैं। तो अबुल फजल अपनी किताब में गुजरात सूबा के अंदर अहिरों के इतिहास का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अहिर जाति के लोग जो अश्व पालन है इसमें काफ़ी निपुण हुआ करते थे और इस सूबे के अंदर इनके पास 6000 अश्वारोही और 6000 पैदल सैनिक हुआ करते थे। अश्वारोही यानी कि घुड़सवार जिनके पास घोड़े हुआ करते थे। और अहिरों के इतिहास के बारे में वे लिखते हैं कि अहिर जो हैं वो मेहमान नवाजी में कुशल थे, प्रत्येक जाति के लोगों का भोजन करते थे, यानी किसी के साथ वो भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाते थे। इसके अलावा अबुल फजल ने अहिर जाति के लोगों का जिक्र सुंदर जाति के रूप में किया है। इसके बाद अबुल फजल लिखते हैं, काठियों के पास डांडी नदी के किनारे अहिरों का एक कुल है जिसे पोरेचा कहा जाता है। उनके पास 3000 घोड़े और 3000 ही पैदल सैनिक हैं। जाम लोगों के साथ उन लोगों का परंपरागत
कुल बैर है। तो यहाँ पर अबुल फजल जिक्र करते हैं कि डांडी नदी के किनारे भी अहिरों का एक कुल है जिसे पुरेचा कहते थे। अब पुरेचा क्या है दोस्तों, वर्तमान में मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अहिरों के कुल के बारे में अबुल फजल ने इस किताब के अंदर जिक्र किया है। और उनके पास भी 3000 घोड़े थे और 3000 ही पैदल सैनिक थे। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जाम लोग जो गुजरात में जडेजा हैं उनके साथ इनका परंपरागत कुल बैर है। और आज भी गुजरात के अंदर हमको देखने को मिलता है कि अहिरों का जडेजाओं के साथ एक बैर टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या अकबर का जब शासन था तब से अहिरों और जडेजाओं के बीच में ये कुल बैर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अबुल फजल ने दिल्ली सरकार में लिखा है कि इसमें 48 परगने हुआ करते थे, यानी समझ लीजिए कि दिल्ली सरकार के अंदर 48 तहसील हुआ करती थी। 7,12,06,107 बीघा इसमें जमीन थी, 17 बिस्सा इसमें से कृषि भूमि थी, मालगुजारी इतनी थी, सियुरगाल इतना था। यहाँ विविध जातियां रहती थी, घुड़सवार 4000 थे और पैदल सैनिक 23,980 थे। यानी कि दिल्ली सरकार के अंदर जितनी भी जातियां थी उनको मिलाकर कुल मिला के 4000 घुड़सवार हुआ करते थे और पैदल सैनिकों की संख्या 23,980 हुआ करती थी। इसमें दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बाकायदा स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, प्रत्येक जातियों का विवरण आप सभी लोगों को मिल जाएगा। इसमें हमारा मेन फोकस अहिरों के ऊपर होगा। तो आप देख सकते हैं कोई जगह या कोई तहसील है आड़ा नाम की, जिसे ब्रैकेट में ओलन कहा गया है। यहाँ पर इसके पास कितने बीघा और कितने बिस्वा कृषि भूमि थी इसका जिक्र किया हुआ है। मालगुजारी दाम में कितनी है इसका भी जिक्र है। सियुरगाल इसके पास कितना था इसका भी यहाँ पर जिक्र है। और यहाँ पर कहा गया है कि अहिरों के पास 20 घुड़सवार हुआ करते थे और 200 पैदल सैनिक थे इस तहसील के अंदर। इसी तरह से अलग अलग जातियों के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। गुजर का भी है, रंगड़ का भी है, जाट का भी है, राजपूत का भी है। यानी कि तमाम जातियां हैं, इनके पास अलग अलग घुड़सवार थे, अलग अलग पैदल सैनिक थे। यानी प्रत्येक तहसील में किस जाति के पास कितने घुड़सवार थे, कितने पैदल सैनिक थे, इसका जिक्र बाकायदा विस्तार से अबुल फजल ने अपनी किताब में किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि 200 जागीरदार यादव यानी कि अहिर जाति के इस तहसील के अंदर हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास बाकायदा मालगुजारी थी, सियुरगाल था, उनके पास कृषि भूमि थी, उनके पास कुछ बीघा ज़मीनें थी जो कि अकबर के शासन के द्वारा इन जातियों को दी गई थी। तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि जागीरदार हुआ करते थे। इसी तरीके से जो संभल सरकार है इसका जिक्र करते हुए अबुल फजल लिखते हैं कि संभल सरकार यानी कि संभल जिले के अंदर 47 परगने हुआ करते थे, इतने बीघा जमीन थी, 2 बिस्सा कृषि भूमि थी, इसमें से मालगुजारी इतनी थी, सियुरगाल इतना था, यहाँ विविध जातियाँ रहती थी, घुड़सवार 4375 थे, पैदल सैनिक 31,550 थे और 50 हाथियाँ थी। तो इस जिले के अंदर कुल घुड़सवार कितने थे, पैदल सैनिक कितने थे, कितने हाथियाँ थी, इसका जिक्र बाकायदा यहाँ पर किया हुआ है। इसके बाद बाकायदा तहसील के हिसाब से यानी कि परगने के हिसाब से जातियों का बंटवारा यहाँ पर किया गया है। तो नगीना नाम का एक परगना आता है, यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो अहिरों का जिक्र मिलता है और अहिरों के पास 50 घुड़सवार थे और 500 पैदल सैनिक थे। तो इस तहसील के अंतर्गत 500 पैदल सैनिक यानी 500 रियासतों के जागीरदार अहिर हुआ करते थे। इसके बाद सहारनपुर सरकार का जिक्र अबुल फजल ने अपनी किताब में किया है। इसमें बताते हैं कि 36 परगने आते हैं, इतनी बीघा जमीन अलॉट की गई थी, 3 बिस्सा कृषि भूमि थी, मालगुजारी सियुरगाल। इसमें भी लिखा है कि यहाँ विविध जातियाँ हैं। टोटल घुड़सवार इस जिले के अंदर 3,955 थे और पैदल सैनिक 22,270 थे।
इन सब का स्क्रीनशॉट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। और इसी तरीके से एक तहसील संभल सरकार के अंदर आती है सरधाना नाम की, और इस सरधाना नाम की तहसील में अहिरों का जिक्र मिलता है, जिसके हिसाब से 30 घुड़सवार अहिरों के थे इस तहसील के अंदर, और 800 पैदल सैनिक अहिरों के थे, यानी कि 800 रियासतों के जागीरदार अहिर हुआ करते थे। इसके बाद रेवाड़ी सरकार का जिक्र आता है, इसमें 12 परगने का जिक्र मिलता है, और इतने बीघा ज़मीन, 10 बिस्सा कृषि भूमि, सिरगाल मालगुजारी, इसमें भी लिखा है कि यहाँ पर विविध जातियाँ रहती हैं। घुड़सवार, जो कि नोट करने वाली बात है, 2175 थे। पैदल सैनिक 14,600 थे। और इसमें यदि अहिरों की बात की जाए तो बावल नाम का एक परगना आता है, जिसके हिसाब से 100 घुड़सवार और 2001 पैदल सैनिक थे, जिसमें राजपूत अहिर जाट में बंटवारा था। इसी तरीके से एक भोला नाम की तहसील आती है या परगना आता है, जिसमें 100 घुड़सवार अहिरों के थे और 1000 पैदल सैनिक अहिरों के थे। इसी तरीके से एक ईट दुर्ग नाम की कोई तहसील है, परगना है, जिसमें 400 घुड़सवार अहिरों के हैं और 2000 पैदल सैनिक अहिरों के हैं। तो रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर जो अहिरों की रियासतें हैं, यानी कि अहिरों के जागीरदार हैं, उनकी संख्या बाकी जिलों के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा मालूम होती है। तो इसके बाद आता है कोट कासिम अली, ये भी कोई तहसील है रेवाड़ी सरकार के अंदर। यहाँ पर भी 25 घुड़सवार 425 घुड़सवार और 400 पैदल सैनिक हैं। राजपूत और अहिरों में बंटवारा है। इसके बाद खैराबाद सरकार आती है, जिसे वर्तमान में सीतापुर कहते हैं। अबुल फजल इसमें बताते हैं कि 22 परगने थे, इतनी कृषि भूमि और इतने बिस्सा कृषि भूमि है, मालगुजारी इतनी है, सिरगाल इतना है, और यहाँ पर भी विविध जातियाँ हैं, जिनके पास 1160 टोटल घुड़सवार हैं। पैदल सैनिक 27,800 हैं। और यहाँ पर अगर अहिरों की बात की जाए तो नीम खार नाम की तहसील आती है, यानी कि परगना आता है, जहाँ पर 100 घुड़सवार अहिरों के हैं और 1500 पैदल सैनिक अहिरों के हैं, यानी कि 1500 रियासतों के जागीरदार इस तहसील के अंदर अहिर हुआ करते थे। इसके बाद दोस्तों आगरा सरकार आती है। इसमें अबुल फजल 33 परगने का जिक्र करते हैं। कृषि भूमि, मालगुजारी, सिरगाल आप लोग पढ़ सकते हैं कितना है, और घुड़सवार टोटल 1560 हैं। पैदल सैनिक 1,08,000 हैं। और अगर अहिरों की बात करें तो कोई बयाना तहसील यानी कि परगना है, जिसमें अहिरों का जिक्र मिलता है, और इसमें 1500 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक हैं। इसके बाद भास्कर नाम का कोई परगना है, इसमें 20 घुड़सवार और 700 पैदल सैनिक हैं। इसी तरीके से 64 नाम का कोई परगना आता है, जहां 50 घुड़सवार और 1000 पैदल सैनिक हैं। इसके बाद बयावा सरकार आती है। इसमें अबुल फजल बताते हैं कि 27 कुल मिला के परगने हैं, टोटल घुड़सवार 1105 हैं और 18,000 पैदल सैनिक हैं। इसमें भी विभिन्न जातियां हैं, जिनका बंटवारा कुछ इस प्रकार है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। मेरा फोकस फिलहाल अहिरों पे ही है, तो मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। तो कदवाहा नाम की कोई परगना है इस क्षेत्र के अंदर, जहाँ 50 घुड़सवार हैं, 300 पैदल सैनिक है अहिरों के। इसी तरीके से मान एक दुर्ग नाम की कोई तहसील होगी, जिसमें 50 घुड़सवार और 1000 पैदल सैनिक अहिरों के बताए गए हैं। इसके बाद अबुल फजल नारनौल सरकार का जिक्र करते हैं, जो कि वर्तमान में हरियाणा में आती है। इसमें 16 परगने हैं, टोटल घुड़सवार 7520 हैं, पैदल सैनिक 37,220 हैं। अहिरों की अगर बात की जाए तो नरहर नाम का कोई परगना है, जहां पर 500 और 2000 क्रमशः घुड़सवार और पैदल सैनिक हैं। इसके बाद सहार सरकार आती है, जिसे शायद महाराष्ट्र कहते हैं। इसमें 7 परगने का जिक्र है, कुल मिला के 265 घुड़सवार हैं, 1000 पैदल सैनिक हैं। कामा नाम की कोई इसमें परगना है, जहां पर 10 घुड़सवार और 300 पैदल सैनिक हैं।
अहिरों के। बाद चंदेरी सरकार का जिक्र अबुल फजल करते हैं और इसमें इन्होंने बताया है कि इस सरकार के अंतर्गत 61 परगने हुआ करते थे, अश्वरोही 5,970, पैदल सैनिक 66,085 और हाथियों की संख्या 90 थी। इस सरकार के अंतर्गत इटावा नाम का एक परगना आता था जहां पर 15 घुड़सवार और 50 पैदल सैनिक अहिरों के थे। इसी तरीके से बेली नाम की कोई तहसील थी यानी कि परगना था जहां 10 घुड़सवार यादवों के थे, अहिरों के थे और 170 पैदल सैनिक अहिरों के थे। इसके बाद एक प्रस्तर दुर्ग नाम की तहसील यानी कि परगना है, 95 1,350 क्रमशः घुड़सवार और पैदल सैनिक का जिक्र मिलता है अहिरों का। इसके बाद मंदसौर सरकार आती है जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसमें 17 परगने का जिक्र मिलता है, अश्वरोही 1,194, पैदल सैनिक 4,280। अहिरों की अगर बात करें तो थरौल नाम की तहसील यानी कि परगना है जहां पर 74 घुड़सवार और 250 पैदल सैनिक अहिरों के बताए गए हैं। गियासपुर नाम की कोई परगना है जहां पर 60 घुड़सवार और 300 पैदल सैनिक अहिरों के बताए गए हैं। तो दोस्तों ये था मुगल काल में अहिरों के सैन्य इतिहास का विवरण, जिसका जिक्र अबुल फजल ने अपनी किताब में बड़े ही विस्तृत रूप से किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि आप सभी लोगों को ये पता चल सके कि मुगल काल में यादवों का, अहिरों का सैन्य इतिहास कैसा था, और इससे ये भी जाहिर होता है कि मुगल काल के अंदर कई रियासतों के जागीरदार अहिर हुआ करते थे। इस वीडियो से दोस्तों उन लोगों के मुंह पर भी जोरदार तमाचा पड़ता है जो यादवों को, अहिरों को शूद्र बताने का काम करते हैं, जो कहते हैं कि अहिरों को तो खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, जो कहते हैं कि अहिरों को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं हुआ करता था, सेना में भी भर्ती होने का अधिकार नहीं हुआ करता था। साफ साफ देख सकते हैं कि मुगल काल में अहिर कई रियासतों के जागीरदार हुआ करते थे, अन्य जाति के लोग भी हुआ करते थे और उस समय अहिर बढ़ चढ़कर सेना में भी शामिल हुआ करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्तमान समय में भी आप देखेंगे तो अहिर बड़ी संख्या में सेना में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, जो भी तथ्य मैंने आपको दी है, ये सारे तथ्य मुझे सुमंत कुमार यादव जी के द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने गोप आभीर यादव नाम की पुस्तक लिखी है। आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अमेज़ॉन से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। यदि आपको यादवों के पौराणिक इतिहास को अच्छे से समझना है, यादवों के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को अच्छे से समझना है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस पुस्तक को आप लोग ज़रूर पढ़िए। अमेज़ॉन से इसे ज़रूर परचेस कीजिए। स्क्रीन के ऊपर आपको सुमंत कुमार यादव जी का नंबर भी नज़र आ रहा होगा। इनके नंबर पर भी आप कॉल करके इस किताब को खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।